बात आज बैलेट पेपर की, आज बात कांग्रेस की, आज बात विपक्षी दलों की। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद एक बार फिर से ईवीएम का जिन बोतल से बाहर आ गया है। जिस बात की चर्चा इंडिया न्यूज के स्टूडियो में होती है, चैनल्स के स्टूडियो में होती है, आज वो दौरा फिर आ गया है और उसी दौर के इर्द गिर्द आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि हारने पर ईवीएम कैसे खराब हो जाती है और जीतने पर चुप्पी क्यों साध दी जाती है। हरियाणा में कांग्रेस को हार का मुंह देखने को मिला तो कोर्ट पहुंच गए। महाराष्ट्र में हार मिली तो ईवीएम को कसूरवार ठहरा दिया। झारखंड और जम्मू कश्मीर में सहयोगियों को बहुमत मिला तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं है और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 26 नवंबर को बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप जीतते हैं तो चुप रहते हैं और हारते हैं तो ईवीएम की ही गड़बड़ी गिनाने लगते हैं। यहां तक कि अब कांग्रेस अध्यक्ष बैलेट से चुनाव कराने के लिए अभियान चलाएंगे। कांग्रेस के साथ साथ कई सहयोगी दल जिनकी सियासत सिमट गई है या फिर हाशिए पर है, वो भी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, एक आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि ईवीएम में गड़बड़ी के चांस ना के बराबर हैं। विपक्ष दूसरे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का हवाला तो दे रहा है, लेकिन शायद उसे यह नहीं पता कि वहां की हालत, वहां की आबादी, देश का क्षेत्रफल अपने देश से अलग है। चुनाव हारने के बाद ईवीएम क्यों बदनाम हो जाती है, क्यों सवालों में आ जाती है, बैलेट पेपर की चर्चा क्यों होने लगती है। इसी बात के इर्द गिर्द हम मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए। हमने बहुत सारे सवाल भी तैयार किए, लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। आपको विस्तार से सब कुछ दिखाएंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले ईवीएम को लेकर जो बयानात हैं एक बार उनको देखिए। एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए। हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए। पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा बदलाव आप सभी महसूस कर रहे हो। भारत की संविधान की भावनाओं के उसे कुचल दिया जाता है। लोकतंत्र की सारी मान मर्यादाओं को अस्वीकार किया जाता है। जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले एक दशक से वो खो चुके हैं। अब पहले दिन से देश की जनता किसी और को
आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा जनता के ऊपर भी है। इस स्थिति ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि वो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं। ये लोग अपना गुस्सा जनता पर ही निकालने लगे हैं। देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। अब कई सारे सवाल हमने तैयार किए, हम जनता के बीच गए और ये जानने की कोशिश की कि लोग इस पर क्या सोचते हैं। सर्वे का पहला सवाल, विपक्ष बीजेपी पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाता है, आपकी राय। 44% लोगों ने कहा एकदम सही है, 55% लोगों ने कहा गलत है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल, हार के बाद ही विपक्ष को बैलेट पेपर ही याद क्यों आती है। 57% लोगों ने कहा यह हार की बौखलाहट है। 37% लोगों ने कहा सही मसला उठाते हैं। 5% लोग इसे हास्यास्पद बता रहे थे और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अनिला सिंह प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ होंगे, डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व जॉइंट डायरेक्टर ईसीआई मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं क्योंकि आप तो चुनाव आयोग में रहे हैं, इस तरह की सारी प्रक्रिया को आपने देखा है और फुल प्रूफ बताई जाती है ईवीएम, लेकिन बावजूद अगर राजनीतिक पार्टी इसे लेकर सवाल उठा रही हैं, वो कई देशों का जिक्र करती हैं, वहाँ पर कहती हैं कि साहब पहले ईवीएम पर चलते थे, ईवीएम में चुनाव होते थे, लेकिन अब इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हटा दिया गया और वो देश भी बैलेट पर आ गए। आप क्या मानते हैं? देखिए, जहां तक सवाल है मेरा और चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग फुल प्रूफ रखता है इस सिस्टम को और ये लेटेस्ट सिस्टम है जो अब चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले बैलेट से होते थे, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी, लूट मार होती थी, बूथ लूट लिए जाते थे और उसके अंदर सिस्टम एक टेक्निकल था जो मैं पहले बता दूं कि क्या था कि आधे घंटे भी अगर उनको मिल जाते थे तो आधे घंटे के अंदर वो ठप्पे मारते थे, यानी 1000 से 2000 वोट भी वो डाल सकते थे। लेकिन अब क्या है, जो हमारा सिस्टम है उसमें है यूनिट कंट्रोल और बैलेट और साथ में वीवीपैट, ये तीन चीजों से सिस्टम गुजरता है। तो इसमें जब कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बैलेट के लिए, तो बैलेट का बटन दबता है और बटन दबने के बाद प्रिंट होता है वहां पर जाके वीवीपैट में। इसमें 17 सेकंड का समय लग जाता है। तो अगर इनको आधा घंटा भी मिलता है, 1 घंटा भी मिलता है, तो 17 सेकंड जब तक ये एक प्रोसेस में नहीं करेंगे तब तक ये उसमें बेईमानी नहीं कर सकते। जो लोग मिल के बेईमानी करते थे, आधा घंटे के अंदर पूरा बक्सा भर जाता था। अब इसमें बक्से भरने का सिस्टम खत्म है, जो ज्यादा परेशानी इन लोगों की है। लेकिन जहां तक सवाल है इस बात का कि ये कहना इनका सही है कि बहुत से देशों में हटा दी गई, बहुत से जर्मनी है और अमेरिका में भी कुछ पार्ट में और भी जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें हटा दी गई। जापान ने जो शुरू किया था उन्होंने भी हटा दिया, सही बात है। लेकिन आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि उन देशों के अंदर जो सिस्टम है, ये ईवीएम का इसलिए हटाई गई कि वो इंटरनेट से जुड़ी होती थी, इसलिए उसमें हैकिंग का सिस्टम था और इसलिए उसको हटा दिया गया। अब हमारे यहाँ जो यूज होती है ईवीएम, वो सारे पार्टी के दलों के हेड को दिखा दी गई आने से पहले और डिमॉन्स्ट्रेट कर दी गई, उनको बता दिया, समझा दिया गया। उनकी कंसर्न के बाद ये ईवीएम लाई गई, चाहे वो वीवीपैट लाई गई हो चाहे ईवीएम लाई गई हो। ईवीएम को दिखा दिया गया सारे नेताओं को और बैठा के कमीशन ने उनको दिखाया, समझाया, जब सेटिस्फाई हो गए उसके बाद इसको लागू किया गया और नियम बना। अब ये है, ये जो हमारी मशीन है, आपके दर्शकों को, आपको और सारे पार्टी के जो लोग बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, वो जानते भी होंगे इस बात को कि वो एक बैटरी से ऑपरेट करती है। ये जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर में नीचे से बैटरी हटा दीजिए, सिस्टम ऑफ है। अगर बैटरी लगाएंगे तो सिस्टम काम करेगा, उसमें नेट नहीं है जो हैक हो सके। इसके लिए भी एक बार मैं नाम नहीं लूंगा पार्टी का, पार्टी के लोगों ने कहा था कि हमने अपने विधानसभा में किया है और हम दिखाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने बुला के, उस वक्त मैं वहीं था इलेक्शन कमीशन में, जब बुलाया गया इन सबको पार्टियों को, तो उन पार्टी में कोई नहीं आया। मुश्किल से 1-2 लोग आए थे और वो फिर नहीं आए। बड़ी बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। उस वक्त बीजेपी ने भी हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगाए थे
इसमें जीवी नरसिम्हन ने भी एक किताब लिखी थी, अडवाणी जी ने उसको इनॉग्रेट किया था, विमोचन किया था और उस पे एक ब्लेम लगाए थे। मेरा ये सिर्फ कहना है कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने और स्टेट के जो हमारे चीफ इलेक्शन वो हमारे चीफ जजेस हैं जो स्टेट के हर स्टेट के जो होते हैं, और सीजीआई ने भी लास्ट में मोहर लगा दी कि ये मशीन सही है। क्यों? क्योंकि इस पे जब हारते हैं तो ये एम्पायर की तरह कहते हैं बेईमानी हो गई या खराब है या इसमें ये प्रॉब्लम है। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका भी इस पर हाँ। खारिज की है। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक झा, क्या कहेंगे आप? जो यहाँ पे बैठे हुए बात कर रहे थे, भाजपा ने 2009 में जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने आरोप लगाया था, लालकृष्ण आडवाणी जी ने चुनाव ईवीएम पे आरोप लगाए थे कि भाजपा ने लगाया था आरोप, गलत तो नहीं कहा? भाजपा ने लगाए थे, बिल्कुल लगाया था। हाँ, मैं कह रहा हूँ लालकृष्ण आडवाणी ने लगाए थे, स्वामी सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और जीवीएल नरसिम्हा राव ने जीवीएल नरसिम्हा ने किताबें लिखी थी। बात ये नहीं है कि अगर मन में द्वंद है, मन में शंका है, इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। बात ये नहीं कि कैलकुलेटर की तरह है या कंप्यूटर की तरह है। बात यह है कि अभी आपने एक बयान देखा होगा, नितिन गडकरी जी ने कहा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, जिसमें उनके भांजे, भतीजे और परिवार के अन्य सदस्यों का भी नाम था। ये चुनाव आयोग इस तरीके से काम करता है। महाराष्ट्र में लगभग हर विधानसभा में हम लोगों ने महाविकास अघाड़ी ने रोकूंगा। चुनाव आयोग किस तरह काम करता है मैं एक चीज बता देता हूँ। जब ये हमारी जो प्रक्रिया चल रही, सुनिए मैं बोल देता हूँ यहीं पे, सुनिए नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं आपकी प्रक्रिया पे सवाल 3.5 लाख वोट काटे, अब वो भी चुनाव आयोग ने काटे। आपको मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, मोटी सी बात है, वो ज्यादा लंबी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब प्रक्रिया शुरू होती है वोटर रजिस्ट्रेशन की, आप लोग वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं करते, अगर कर भी लिया, कार्ड बन गया तो निश्चिंत हो जाते हैं। जब हमारे बीएलओ जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उस वक्त आप लोग अवेलेबल नहीं होते हैं और वहां पे कोई उसकी गवाही देने को तैयार नहीं कि वो यहाँ रहता है। तो चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, वोट काट दिया जाएगा। वो वोट काट दिया जाएगा, अगर जगह पर नहीं मिलेंगे तो काट दिया जाएगा। अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद है। अनिला सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया। अभी मैं बोल नहीं पाया, सुनिए। दीपक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा। बस अनिला जी की एक प्रतिक्रिया लेते, काफी देर से वेट कर रही। हाँ अनिला जी। मेरी सबको राम राम। और मैं यहाँ पर एक ही बात कर, मैं अभी अमीन साहब को भी सुन रही थी। उन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सहज तरीके से चुनाव आयोग किस प्रकार से कार्य करता है उन्होंने यहाँ पर बताया। उन्होंने ये भी बताया कि भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर आपत्ति हुई थी और अभी भी बारंबार जो विपक्ष, जो आज की तारीख का विपक्ष है, बारंबार हर चुनाव के बाद जो है ईवीएम पे जिस प्रकार से प्रहार करता है या ईवीएम को कारण बताता है कि भाई इसकी वजह से हम हार गए। मतलब जहां जीतते हैं वहां तो ईवीएम इनके लिए ठीक काम कर रही होती है, जहां हारते हैं वहां इनको दिक्कत हो जाती है। तो इस प्रकार से एक पूरा आयोजन भी किया गया था कि ठीक है आप आइए और हमें दिखाइए किस प्रकार से हैक हो जाती है। और हैक क्यों नहीं हो सकती है वो अभी अमीन साहब ने बता भी दिया कि भाई नहीं हैक हो सकती है। और दुनिया जा रही है डिजिटल की तरफ और कांग्रेस पार्टी जो है हमें पता नहीं कौन से काल में खींच कर लेकर जाना चाहते हैं। अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को नहीं सुधारना चाहते हैं। हाँ, दोष लगाएंगे ईवीएम पे। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, भाई भारतीय जनता पार्टी तो मान लेगी ना, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट कह दे ईवीएम को हटा दो, खूब पेड़ काटो, कागज बनाओ उनसे और उनका इस्तेमाल करो, है ना। एनवायरमेंट के, पर्यावरण के बारे में भी इन लोगों को कुछ नहीं सोचना समझना है। आदमी जो है पता नहीं कहां से कहां पहुंच रहा है, इनको वो ही पता नहीं पुराने काल में पहुंचना है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को छोड़ के कांग्रेस पार्टी को ये देखना चाहिए कि वो किस प्रकार से लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकती है। ईवीएम के अंदर जगह जो बनती है वो वोटर ही बनाते हैं, ठीक है। और वोटर के दिल में जगह बनाने के लिए आपको जमीन पर उतरना होगा, मुद्दों को समझना होगा, उसके मर्म को जानना होगा और शायद कहीं ना कहीं चूक हो रही है। सर्वे के 3 सवाल हैं, वो मैं ले लेता हूं। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या बैलेट पेपर से ज्यादा खर्च और नतीजों में देरी होती है, धांधली की समस्या सामने आती है? आपकी राय 64% लोगों ने कहा हाँ, 35% लोगों ने कहा ना और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है? हाँ कहने वालों की राय 47% थी।
51% कह रहे थे ऐसा संभव नहीं है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे सर्वे का। एक और सवाल जो कि और ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सवाल भी मैं आपको दिखा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर याचिका खारिज की है, फिर भी बैलेट की मांग, आपकी राय क्या है? खरगे का बैलेट पेपर वापसी का अभियान सही है, 28% लोगों ने कहा। 24% लोग कह रहे थे गड़बड़ी पर विपक्ष केस करे और 46% लोग कह रहे थे कि विपक्ष की बयानबाजी ठीक नहीं है और 2% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, ईवीएम के बदले कुछ देश वापस बैलेट से चुनाव पर लौटे हैं, भारत को लेकर आपकी राय? 40% लोग कह रहे कि सही है, भारत भी बैलेट पर वापस आ जाए। 58% लोग कह रहे थे गलत है, यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए मुश्किल होगी। 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। झा साहब, आपकी बारी। देखिए, जब पर्यावरण की बात भाजपा की प्रवक्ता अनिला जी करती है तो इनके मुंह से शोभा नहीं देता है। दिल्ली में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, शायद अनिला जी दिल्ली में नहीं रहती होंगी, लंदन वगैरह में कहीं रहती होंगी, इसलिए दिल्ली का हाल AQI यहाँ क्या है इनको शायद नहीं पता होगा। भाजपा के लोग धरातल पे जब उतरेंगे ना तब पता चलेगा। तो पर्यावरण और पेड़ काटने की बात तो ये वही हो गई कि ना मामा के आगे मम्योरी की बात करना, तो भाजपा प्रवक्ताओं को शोभा नहीं देता। तो कृपया करके पर्यावरण पर ज्ञान मत दीजिए। दूसरी बात, जब 3 महीने चुनावी प्रक्रिया चल सकती है, नरेंद्र मोदी जी 500 रैलियां कर सकते हैं, देश के लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर सकते हैं, तो देश में ट्रांसपेरेंसी के लिए, ईमानदारी के लिए 5 दिन काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों तकलीफ होती है आपको? क्यों 1 दिन में रिजल्ट चाहिए भाई? ये होगी दूसरी बात। अब मैं आपको आता हूं महाराष्ट्र का इलेक्शन में। अजीत पवार की पार्टी को वोट मिलते हैं 58,10,000 और सीटें आती है 41। शरद पवार जी की पार्टी को वोट मिलता है 72,80,000 और सीटें आती है 10। ये क्या तरीका है भाई? तो इस तरीके से 10,000, 12,000, 15,000 फर्जी वोट जोड़ते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, ये पूरे रिकॉर्ड में है, देश के संज्ञान में, चुनाव आयोग के संज्ञान में है। आंख बंद कर लेने से सूर्योदय नहीं खत्म हो जाता। आंख के अंधों को हम चश्मा दिखाने से उनको दृष्टि नहीं आती, तो भाजपा वो आंख से दिव्यांग बन चुकी है, क्योंकि अब ये सरकार और चुनाव आयोग मिलके सत्ता की दलाली कर रहे हैं। मैं आपको बैठ के बता रहा हूं, अगर चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है, बदलाव नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है, तो आके बताए। अच्छा दीपक जी, एक बात बताइए। दीपक जी, आपने आरोपों की बौछार तो लगा ली, लेकिन एक सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब लालकृष्ण आडवाणी इस बात का जिक्र कर रहे थे, जीवीएल नरसिम्हन इस बात का जिक्र कर रहे थे, तो आप काहे बैलेट पर नहीं आ गए? तभी सो रहे थे। तो आना चाहते थे, हम तो आना चाहते थे। अच्छा, सरकार तो आप ही की थी, निर्णय तो आप ही को लेना था। अब सुनिए, दूसरी बात मैं इसको बता रहा हूँ क्यों। नहीं, पहली बात मेरा जवाब तो दे दो। सत्ता में थे, सो रहे थे। बिल्कुल, हम आना चाहते थे और आना चाहते हैं और आना चाहेंगे। चुनाव तो जब आप सत्ता में थे तब आपने ये फैसला नहीं किया? इस चुनाव आयोग को निर्णय करना है, चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? अरे आप संसद में एक प्रस्ताव पेश कर देते, चुनाव आयोग को मानना पड़ता। देखिए, संसद में प्रस्ताव क्यों नहीं पेश किया गया उस वक्त की बात है, लेकिन आज कमाल कर रहे हो। जब बीजेपी 370 को लेकर प्रस्ताव पास कर सकती है, तो आपने इतना बड़ा विरोध हो रहा था, आप नहीं कर सकते थे क्या? बिना संसद के चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। ये बीच में मत बोलिए भाई साहब। देखिए भाई साहब चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी रहे हैं भाई, उनको तो बोलना पड़ेगा। कार्यक्रमियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। चुनाव के अधिकारी रहे तो उनको बुलवा लीजिए, मैं साथ हो जाता हूँ। देखिए, आप भी जुड़े, स्काई से जुड़े, 1 by 1 करेंगे तो बात तरीके की लगेगी, तमीज की लगेगी। अच्छा, तो आपने काहे बात बीजेपी की नहीं मान ली, ये बताइए। आपको पछतावा होता है कि काश उस समय मान लिया होता? सुनिए मनु भाई, अगर उस वक्त हमने बीजेपी की बात नहीं मानी तो आज क्या बीजेपी हमारी बात नहीं मानेगी? सीधी सी बात है। उस वक्त अगर हम, मोदी जी ने क्या कहा था, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, और मोदी जी 2024 में आ गए हैं, तो महंगाई कम हो गई क्या? महंगाई कम की है क्या? तो जो उस वक्त भाजपा हमको गाली दे रही थी, कांग्रेस सरकार को गाली दे रही थी, आज उसी मुद्दे पे चुनाव लड़े उस वक्त और कह रहे हैं कि हम वही करेंगे। तो अगर हम उस वक्त गलत थे तो आज भाजपा वही करके गलत कर रही है। आप मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। अनिला जी जवाब। दीपक झा जी पढ़े लिखे इंसान है, पता नहीं क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ऐसे नहीं बात करना चाहिए। देखिए, मतलब मुझे ठीक है, खड़गे साहब को राजनीति करनी है वो करें, पर
देश जो है वो किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर नहीं है। अभी दीपक जी जो है चुनाव आयोग को दलाल बता दे रहे हैं। हाँ, चुनाव आयोग दलाल हो जाता है इनकी नजर में, सुप्रीम कोर्ट दलाल हो जाता है इनकी नजर में, सरकारें जो होती हैं वो सारी की सारी भ्रष्ट होती हैं। तो होल्ड ऑन, अनिला जी, हम सुप्रीम जहाँ कोर्ट से के लिए जुड़े मैंने हुए ऐसा एक कोई दूसरे पे शब्दों का बात प्रयोग नहीं नहीं किया। कर आप सकते। अनर्गल दीपक अन्यथा इस तरह दीपक से झा यहाँ पे टीवी दीपक चैनल झा पे बैठ गए, दीपक झा कोई जी, शब्द का प्रयोग ना करें दीपक दीपक झा की आड़ में। मनोज जी, इनको बोलिए माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। कृपया करके इनको नहीं, करेक्ट करिए, माफी मांगे। अरे अरे बीजेपी अनिला किस जी, क्या वो किस एक चीज हाथ पे में रुई माफी लगा के मांगेगी? बैठे हो क्या? मैं आपकी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने तो चुनाव नहीं, आयोग को भी पार्टी के दलाल बारे में बता किसी दिया है। पार्टी के आपकी किसी पार्टी नेता के ने सुप्रीम कोर्ट को जाके दलाल नहीं देखो कहा। आप कैसे कह रही तो हैं? इनके साथ में नहीं, बहस नहीं कर सकते नहीं अगर मनोज ये जी, व्यक्ति गलत बात। लगातार बोलेगा तो। आप टोकेंगे नहीं तो गलत बात डिबेट नहीं जाएगी आगे। इनको बोले माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट को किसी ने दलाल नहीं कहा है। कृपया करके इनको स्पष्ट करिए। अगर इनकी जानकारी, इनका नॉलेज कम है तो आप इनको सही करिए। कृपया राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर अन्यथा इस तरीके से अनर्गल अलाप और विलाप ना करिए। अनिला जी एक महिला है, महिला के मुंह से शोभा नहीं देता, लेकिन आप मेरे अनिला समान जी। हैं। आप यहाँ नहीं, किसी एक नेता तो ने देखिए दलाल थोड़ा का सुप्रीम डेकोरम, कोर्ट। आप अरे दीपक जी डिबेट का बोलने डेकोरम दीजिए। मेंटेन कर रहे हैं तो बेटर रहेगा। अगर मैं बोल रही हूँ और ये व्यक्ति लगातार बीच में बोलेगा तो मैं अपनी बात नहीं कह सकती हूँ। अब आप आ गई इनकी अपनी सही भाषा इनके में। एक राजनीतिक व्यक्ति बोलेगा, देखिए वो अगर ये व्यक्ति लगातार बोलेगा बोल सुप्रीम रहे हैं कोर्ट तो को मैं हट दलाल आप जाती हूँ बताएंगे। डिबेट से। आप इनसे बात करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को मनोज जी दलाल मैं हट जा रही, मैं किसी क्विट नेता कर ने रही हूँ। कहा आप है? और दीपक बात जी, करा लीजिए। दीपक जी एक एक करके मैं बात इस कर लेते तरीके हैं ना, से डिबेट उनकी नहीं बारी कर है तो सकती उनको हूँ। बोलने एक तो दीजिए। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं नहीं दे रहा है मनोज जी, आपने स्क्रीन के ऊपर, और दीपक ये जी व्यक्ति एक बार उनको लगातार बोल रहा बोलने है, दीजिए ना, लगातार बोल फिर रहा है, आप लगातार बोल बोल लीजिए। रहा है। आपकी बारी आएगी, समय खत्म हो जाएगा इसी में। मनोज जी, लेकिन गलत बात कैसे बोलने थे आप? नहीं, ये मैं बताइए ना, क्विट तो कर सुप्रीम रही हूँ। जवाब दे रही है ना, बोला है। वो आपने जो बात की उसका जवाब दे रही है अनिला जी। इनकी पार्टी वालों ने क्या किसको क्या क्या नहीं कहा है। अगर इनको जानकारी नहीं है मोदी तो जी उसका को ठेका कहा है, मैंने नहीं भाजपा लिया को कहा हुआ है, है। सरकार को महाभ्रष्ट, कहा है। महाचोर, महागद्दार पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी कोई है वो आप कांग्रेस जैसे पार्टी है। गद्दार और लोग जो सारे भ्रष्टाचारियों को माला पहनाते हैं, और वो कान बहुत खोल है। के सुन लीजिए, आपके नेता और आप जैसे लोग जितना भी चिल्लाते रहे ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ना ईवीएम कहीं जाने वाली है। हाँ, कांग्रेस जरूर जा रही है, हर जगह से जा रही है, गायब हो रही है। हाँ, जो आपके जो छोटे दल हैं जिनके साथ आप मिलकर चुनाव लड़ते हो राज्यों में, वो आपसे ज्यादा सीटें पाते हैं। आप लोग हो कहाँ? आप लोग कुछ नहीं हो। अच्छा और दीपक आप जी, कह रहे हो कि ईवीएम को हटा दो, ईवीएम को हटा दो। क्यों हटा दो भाई? दीपक जी आपके कहने से हटा दें। हिमाचल प्रदेश में भी और झारखंड में भी ईवीएम में कुछ खेला हुआ था क्या? मनोज जी, हम हर जगह की बात करते हैं, चाहे चुनाव हारे चाहे चुनाव जीते। बात सिस्टम की है, बात प्रोसेस की है। प्रोसेस पे सवाल है, हारने और जीतने की बात नहीं है। अगर 4,10,000 4 लाख से ज्यादा वोटों से प्रियंका गांधी जीती हैं, वहां भी ईवीएम का खेल है क्या? भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस की बात कर रहा सुनना नहीं हूँ। चाहेंगे। हार या जीत की बात ही नहीं हो मनोज रही, जी, सिस्टम वो पे बात सुनना हो रही है। नहीं अब चाहेंगे। आपको मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र में 9 Actual जिले, में अमेठी महाराष्ट्र में, नौ जिले। रायबरेली में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, वहां भी ईवीएम का खेला है क्या? मनोज जी, से आप जीते हैं, 1 वायनाड to से 1 जीते। क्यों जा रहे हैं? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आप लोकसभा और विधानसभा पे अगर ले जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। बात पूरे देश की होती है। नरेंद्र मोदी जी 400 सीट जीत रहे थे 240 कट के। अगर सही तरीके से चुनाव होता तो ये 70 से 80 सीटें नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन 240 कैसे पहुंचे मैं आपको बता रहा हूँ। जनता देती सुनिए, है। तो फिर महाराष्ट्र में- बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतनी डिबेट सीटें जो क्यों कर हार रहे गई हैं। लोकसभा की? महाराष्ट्र में इतनी देखिए, सीटें क्यों हार गई लोकसभा की? वो तो पूरे हारने वाले थे। ये पूरे हारते हारते इतना अच्छा। जीत गए बेईमानी से, करप्शन से। डॉक्टर समझिए अमीन आप? साहब, अब डॉक्टर अमीन साहब, चूंकि समय बचाया, सुनिए, आप अरे दीपक जी भाई ने साहब, बहुत सारी बातें उठा दी। उन्होंने कहा कि साहब मनोज जी, पूरी हारने वाले मनोज थे, जी, लेकिन आधी रह गई हैं। मनोज मैं जी, हाँ बताइए, मनोज जल्दी जी, जल्दी से गलत बता तरीका दीजिए। है हाँ, आपका। नहीं, एक गलत तरीका है आपका। आप बोलने देते नहीं है, सवाल अच्छा, सवाल मतलब दागते आपने जाते हैं ना। अभी तो अनिला जी को पकड़ा, फिर आपने हमारे चुनाव आयोग के जो पूर्व अधिकारी उनको, अब आप मेरे ऊपर आ गए। अब सुनिए, बोलने तो देंगे ना, आपके ऊपर नहीं आया, आप बोलने तो दो, आप निष्पक्ष रहिए ना। कितना आप ही तो बोल रहे हो, और कोई बोल ही नहीं रहा यार, आप ही बोल रहे हो। अरे भाई साहब, आंकड़े तो देने दीजिए ना। मैं अच्छा आपको आंकड़े जल्दी बता रहा जल्दी, हूं। हाँ बताओ, जल्दी आंकड़े दो, बताओ। महाराष्ट्र के 9 जिले हैं, अहमदनगर, कोल्हापुर, जलगांव से लेकर 9 जिले ऐसे हैं जिसमें 5 बजे वोट पड़ता है। 55%, 61%, 63%।
लेकिन जब वो परसेंटेज रात के 11 बजे आते हैं तब हो जाते हैं 76%, 68% और 66%। इसका जवाब क्या करता है भाई? इसका जवाब अमीन साहब इसका जवाब दे दीजिए। ये तकनीकी, देखो दीपक जी, ये लफाजी का विषय नहीं है, ये तकनीकी विषय है। मुझे लगता है अमीन साहब इसका जवाब बेहतर तरीके से देंगे। अमीन लफाजी का विषय आपके लिए भी नहीं है, तकनीकी का विषय आपके लिए भी है। पहले भी करिए अमीन साहब, इनका वॉल्यूम डाउन करिए, ना कि विपक्ष से करिए। अमीन साहब वॉल्यूम डाउन करिए। मनु जी, आप यहाँ पे इसका जवाब अगर आप बैठ के जानना किसका चाहते हैं तो volume मैं अरे यार बता दीपक सुनो, सुन लो, ये जो जल बोल रहे हैं ना, गए एक बार जवाब तो सुन लो यार। नहीं, ये वॉल्यूम डाउन करने वाले कौन होते हैं? कौन बोलने वाले होते हैं? कौन अरे लोग यार, हैं? अगर चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछ रहे हैं, वहां पे काम करने वाले बड़े अधिकारी उसका जवाब दे रहे हैं तकनीकी स्तर पर, तो वो भी नहीं सुनोगे आप? अरे जवाब देना इस तरीके से बदतमीजी नहीं अरे करना। तो सुनो ना क्या कह रहे, सुनो चैनल पे अमीन साहब सरकार के जवाब। प्रवक्ता ना बने ना यहाँ पे बैठ के। सरकार के प्रवक्ता हैं तो इनको जवाब दिया जाएगा। अमीन साहब जवाब। इनसे कहीं बीच में बोलेंगे नहीं, मैं बाद में देंगे जवाब जो चाहिए। अमीन साहब देखिए, सवाल इस बात का है, जिस दिन चुनाव होता है, ईवीएम का सवाल है, रैंडमली चेक कराई जाती है पोलिंग स्टेशन पे। वहां हमारे प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं, पोलिंग ऑफिसर होते हैं और पूरा स्टाफ होता है, और सारे पोलिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। उनको ये लोग नामित करते हैं कि हमारा पोलिंग एजेंट रहेगा, हर पार्टी का पोलिंग एजेंट। उसके सामने सारा डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, मॉक पोल होती है, सारी बातें होने के बाद फिर चुनाव शुरू होता है। चुनाव जिस दिन शुरू होता है जिस पोलिंग स्टेशन पे, वहां पर फॉर्म नंबर 17A होता है और 17C। तो जब चुनाव शुरू होता है तो उसमें कितने पोल हुआ वो भरा जाता है सबके सामने, कितने लेडीज, कितने जेंट्स, कितने जेंडर वाइज उनका रखा जाता है, कितना नॉन जेंडर होता है, सब पूरा टोटल होता है, कितने वोट पड़े, कितने वोट नहीं पड़े। और ये सादा डाटा जो है उसी दिन शाम को इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाता है। प्लस साथ में जितने इनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं हर पार्टी के, उनको एक एक स्लिप साइन करके दे दी जाती है कि ये स्टेटस है। उनके सामने हमारी ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं और उनके सामने ताला लगा दिया जाता है और उस ताले के ऊपर हर पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर किए हुए टेप कर दिए जाते हैं। और सिग्नेचर जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन बुलाया जाता है सारे को और बुला के दिखाया जाता है, देखिए आपका ताला लगा था, आपके ताले के सामने ये सिग्नेचर है, बोले है। उसके बाद सब वीडियोग्राफी हो रही है, पहले भी और अभी भी, और अंदर ले जाते हैं, ले जाके दिखाते हैं, मशीनें देख लीजिए। मशीनें देखने के बाद फिर वो बाहर आती है 1 by 1, यानी राउंड वाइज गिनती शुरू हो जाती है और इनके सारे एजेंट्स होते हैं, तब तो वो सेटिस्फाइड होते हैं। अगर उस वक्त कोई प्रॉब्लम थी, मैं 1% कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम थी, तो इनका पूरा राइट बनता है कि काउंटिंग को रुकवा सकते हैं। झूठी बातें करना, जनता को बहकाना और किसी पे ब्लेम करना, इलेक्शन कमीशन में हम बिल्कुल इसको नकारते हैं और इसको हम सुनना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन कई बार नकार चुका है, सुप्रीम कोर्ट कई बार नकार चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार चुनाव आयोग ने ऐसा किया था कि सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था, लेकिन कोई बड़ा राजनीतिक दल नहीं पहुंचा, कांग्रेस भी नहीं पहुंची। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से चुनाव आयोग को इन सभी राजनीतिक दलों को बुला लेना चाहिए, ईवीएम को सामने रख देना चाहिए और यह बोलना चाहिए कि ये ईवीएम रखी है, इसे हैक करके बताओ। अगर आपने हैक कर दिया, कुछ कह रहे हैं अमीन साहब? हाँ, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, आप तो बड़े आसानी से कह रहे हैं कि इनको बुलाइए। ये अब मैं कुछ शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता जो करना चाहिए था, जिस तरह से बात कर रहे थे। जितने भी पार्टी के हेड आते हैं उस वक्त उनके सामने हमारा क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस होता है कि आप लोग बाहर जाके किसी की जात के, किसी के इस पे उस पे किसी चीज पे भी आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन क्या नंगा नाच होता है आपने देखा? वो तो खैर आप कल्पना ही नहीं कर सकते, वो तो रुकने को तैयार भी नहीं और भविष्य में रुक भी नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ अमीन साहब एक बात और कहूंगा, लेकिन चुनाव आयोग भी हाथी के दांत की तरह, अगर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई कर देना कि अगर किसी ने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया है या किसी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आप देखिए किस तरीके से बयानबाजी बंद हो जाएगी। कानून इनको बनाना है मनु जी, पार्लियामेंट के अंदर कानून ये बनाएंगे हमारे बहुत से। तो जिसे कानून तोड़ना है वो कानून क्यों बनाएगा? सीधी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का, शुक्रिया मैं करूंगा अमीन साहब का, शुक्रिया करूंगा अनिला जी का जो इस पूरे कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहे। आगे बढ़ते और बात करते हैं एक